किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स की किताब मार्क्सवाद क्या है। ये इस पुस्तक का 8वां और अंतिम अध्याय है, जिसका शीर्षक है कार्य क्षेत्र में मार्गदर्शक। आज आप सुनेंगे इस अध्याय की पहली कड़ी और इस पूरी श्रृंखला की 19वीं कड़ी। मार्क्स ने अपनी एक प्रारंभिक रचना में लिखा था, दार्शनिकों ने संसार की तरह तरह से व्याख्या ही की है, परंतु असली सवाल तो उसे बदलने का है। मार्क्स के लिए ये उनके पूरे विश्व दृष्टिकोण की मूल बात थी। मार्क्सवाद उनके लिए एक पंडिताओं विज्ञान मात्र नहीं था, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा भंडार था जिसका उपयोग मनुष्य संसार को बदलने के लिए कर सकता है। केवल ये जानना काफी न था कि पूंजीवाद एक बदलती हुई अवस्था है और उसके बाद समाजवाद का आना लाजमी है। ये बात भी साफ थी कि ये काम अपने आप केवल आर्थिक परिवर्तनों के कारण नहीं हो जाएगा। चाहे जितने आर्थिक संकट आए, पूंजीवाद चाहे जितनी मुसीबतें ढाए, ऐसा कोई समय नहीं आ सकता कि पूंजीवाद अपने आप उस तरह समाजवाद में बदल जाए जैसे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान गिर जाने पर पानी बर्फ में बदल जाता है। केवल एक ही ढंग है जिसके द्वारा मानवता उत्पादन की एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था तक छलांग मारती है, वो है मानवीय अमल के द्वारा। मार्क्सवाद वैज्ञानिक समाजवाद मानवता के अनुभव को निचोड़कर वो ज्ञान अर्जित करता है जो इस दिशा में मानवीय अमल के मार्गदर्शक का काम कर सकता है। समाज को बदलने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है, ये हम दूसरे अध्याय में बता चुके हैं। इस काम के लिए आवश्यकता है वर्ग संघर्ष की, वर्तमान अवस्था में पूंजीपति वर्ग के खिलाफ मजदूर वर्ग के संघर्ष की। परंतु इस मोटे सिद्धांत को विस्तार से समझने के लिए ठोस अनुभवों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसे विभिन्न अवस्थाओं में और विभिन्न देशों की परिस्थितियों पर लागू करना पड़ेगा। मार्क्स लगातार इस समस्या पर काम कर रहे थे, हवाई ढंग से नहीं, बल्कि उन घटनाओं का अध्ययन करके जो उनके जमाने में हो रही थी और उन विभिन्न ढंग के मजदूर संगठनों की रचना में मदद देकर जिन पर उनकी राय में समस्त भावी कार्य निर्भर करता था। 1848 का प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कम्युनिस्ट लीग का घोषणा पत्र था। मार्क्स बरसों तक इस संगठन में सक्रिय भाग लेते रहे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ, जो अब प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है, मार्क्स के प्रयत्नों द्वारा ही 1864 में यानी 1864 में स्थापित हुआ था। मार्क्स अपने जमाने के ब्रिटिश मजदूर आंदोलन से तथा दूसरे देशों के मजदूर वर्ग के आंदोलनों से बराबर संपर्क रखते थे। उन दिनों मजदूर यूनियनों तथा सहयोग समितियों में भी मजदूर वर्ग का एक बहुत छोटा भाग संगठित था। किसी भी देश में मजदूर वर्ग की ऐसी पार्टी न थी जिसका काफी प्रभाव या शक्ति हो। अधिकतर देशों में तो मजदूर वर्ग भी अभी पूरी तरह नहीं बन पाया था। ब्रिटेन के बाहर पूंजीवादी उद्योग अभी प्रारंभिक अवस्था में थे और बहुत से देशों में तो उगता हुआ पूंजीपति वर्ग अभी सामंती प्रभु वर्ग अथवा उसके अवशेषों के खिलाफ संघर्ष करने में लगा हुआ था। 1848 में यूरोप में क्रांतियों का जो तांता शुरू हुआ, उसमें मार्क्स और उनके समाजवादी सहयोगियों का संबंध निरंकुशता विरोधी संघर्षों से था। एंगल्स ने जर्मनी जनवादी सेना में शामिल होकर प्रशा के बादशाह की फौजों से लोहा लिया था। फिर भी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, जिसमें समाजवाद और उसे स्थापित करने के लिए मजदूर क्रांति की आवश्यकता पर जोर दिया गया था, 1848 के शुरू में ही प्रकाशित हो गया था। जो लोग मार्क्सवाद को लकीर के फकीर की तरह देखते हैं, उनको ये समझने में मुश्किल होगी कि मजदूर क्रांति के सिद्धांत को मानने वाले ऐसे जनवादी संघर्षों में कैसे भाग लेते थे जिसका नेतृत्व पूंजीपति और निम्न पूंजीपति अथवा मध्य वर्ग के लोग कर रहे थे। इस संघर्ष का उद्देश्य समाजवाद नहीं, बल्कि किसी न किसी ढंग का पार्लियामेंट्री जनतंत्र कायम करना था, जिससे उगते हुए पूंजीपति वर्ग का तत्काल लाभ हो सके। परंतु मार्क्स के सामने सवाल बिल्कुल साफ था। ऐतिहासिक क्रम की उस अवस्था में मजदूर वर्ग इतिहास के चक्र को आगे बढ़ाने में केवल इसी प्रकार मदद कर सकता था कि जनता के दूसरे भागों के साथ मिलकर
उस मार्ग को प्रशस्त करने में योग दें जिस पर होकर प्रगति का रथ आगे बढ़ेगा। अतः मजदूर वर्ग की रणनीति का तात्कालिक लक्ष्य सामंती परिस्थितियों पर आधारित निरंकुश बादशाहत को नष्ट करना था। इस पहले संघर्ष में जितनी अधिक सफलता मिलेगी उतनी ही जल्दी संघर्ष की दूसरी मंजिल सामने आएगी। ब्रिटेन में उस समय तक मजदूर यूनियनें और सहकार समितियां तो बहुत सी बन गई थी, परंतु मजदूर वर्ग की कोई अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं थी। समाजवादियों के छोटे छोटे दल थे, परंतु आम मजदूर अभी तक रेडिकलों यानी पूंजीवादी उग्रवाद के ही एक भाग के साथ संबद्ध थे। अतः तात्कालिक उद्देश्य मजदूर वर्ग की एक ऐसी पार्टी बनाना था जो अपने को पूंजीवादी पार्टियों से अलग कर दे। पिछली शताब्दी के खत्म होते होते यूरोप के कई देशों में मजदूर वर्ग की राजनीतिक पार्टियां बन गई थी और उनके प्रतिनिधि पार्लियामेंटों में पहुंच गए थे। ब्रिटेन में भी नई शताब्दी के शुरू होने पर लेबर पार्टी कायम हुई। हालांकि इसके नेताओं का दृष्टिकोण समाजवादी कम था, रेडिकलवादी अधिक। वर्तमान शताब्दी के शुरू में जब पूंजीवाद साम्राज्यवादी अवस्था में पहुंच गया और युद्धों तथा क्रांतियों का युग शुरू हुआ, तो मार्क्स और एंगल्स के जीवन काल की तुलना में कहीं अधिक विशद रूप में मजदूर वर्ग की रणनीति और कार्यनीति को स्पष्ट और विकसित करना पड़ा। साम्राज्यवाद के युग पर मार्क्सवाद को लागू करने का ये काम लेनिन ने पूरा किया। इस युग में लेनिन ने बताया, मजदूर वर्ग का काम उस पुराने ढंग की राजनीतिक पार्टी से नहीं चल सकता जो केवल पार्लियामेंट के अंदर या सिर्फ प्रचार का काम करती है। इस समय सवाल पूंजीवाद को मिटाने का है। इसके लिए एक ऐसी नए ढंग की पार्टी की जरूरत है जो पार्लियामेंट के अंदर काम करने के साथ ही कारखानों में और सड़कों पर भी संघर्ष चलाए और जिसका उद्देश्य पूंजीवाद को उखाड़कर समाजवाद की रचना करने के संघर्ष में मजदूर वर्ग का नेतृत्व करना हो। मार्क्स इस बात पर बार बार जोर दे चुके थे कि जो वर्ग किसी पुराने शासक वर्ग को उलटता है उसे जनता के अन्य भागों को भी अपने साथ कार्य क्षेत्र में लाना पड़ता है। मजदूर वर्ग शून्य में नहीं रहता। एक बहुत ही ठोस और वास्तविक संसार में वो चारों ओर से घिरा रहता है जिसमें दूसरे अनेक वर्ग और वर्गों के विभिन्न स्तर के लोग रहते हैं और जिनके रूप देश और काल के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। नए ढंग की मजदूर वर्ग की पार्टी को अपनी रणनीति बनाने के लिए यह निश्चय करना आवश्यक था कि उस समय उसके देश में सामाजिक प्रगति को रोकने वाली जो मुख्य शक्ति है उसके खिलाफ जनता के दूसरे हिस्सों को किस प्रकार एक संयुक्त संघर्ष में लाया जाए। उदाहरण के लिए मार्च 1917 तक ज़ारशाही रूस को ले लीजिए। रूसी मजदूर वर्ग उस समय संख्या में बहुत कम और चारों ओर किसानों के महासागर से घिरा हुआ था। किसान निरंकुश ज़ारशाही के विरोधी थे और जमीन चाहते थे। इसलिए रूसी सोशल डेमोक्रेटिक यानी सामाजिक जनवादी पार्टी के बोल्शेविक यानी बहुसंख्यक भाग के लिए, जिसके नेता लेनिन थे, ये संभव हो सका कि वो पूरे किसान वर्ग को मजदूर वर्ग के साथ एक संयुक्त मोर्चे में ले आए, क्योंकि किसानों में थोड़े लोग धनी थे और बाकी गरीब। मजदूरों और किसानों की ये सम्मिलित शक्ति मार्च 1917 में जार को उलटने में कामयाब हुई और सामाजिक प्रगति का मुख्य शत्रु परास्त हो गया। परंतु जार के पतन के बाद एक अस्थायी सरकार कायम हुई जो पूंजीपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। अब सामाजिक प्रगति का मुख्य शत्रु पूंजीपति वर्ग था, परंतु किसानों में सभी लोग पूंजीपति वर्ग को अपना शत्रु नहीं मानते थे। धनी किसानों अर्थात कुलक जो मजदूरों को नौकर रखते थे तथा व्यापार और सट्टा करते थे, वे स्वयं पूंजीपति समझे जाते थे। इसलिए इस अवस्था में मजदूर वर्ग पूरे किसान वर्ग के साथ संयुक्त मोर्चा नहीं बना सकता था। अब केवल गरीब किसानों और बेजमीन खेत मजदूरों के साथ मोर्चा बनाना संभव था। 1917 की नवंबर क्रांति को इसी मोर्चे ने शहरों और गांवों में सफल बनाया। परंतु यदि पहले वाला अधिक व्यापक मोर्चा न बनाया गया होता तो मार्च में जार को उलटना असंभव हो जाता और नवंबर क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थितियां कभी तैयार न हो पाती। मुख्य शत्रु के खिलाफ जनता के दूसरे हिस्सों के साथ मजदूर वर्ग का संयुक्त मोर्चा बनाने के इस सिद्धांत को लेनिन ने रूसी परिस्थितियों में कार्य रूप में विकसित किया था। मजदूर आंदोलन के मार्गदर्शक के रूप में मार्क्सवाद को विकसित करने में इस सिद्धांत ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। पूंजीवाद के खिलाफ लगातार और जमकर लड़ने वाला केवल मजदूर वर्ग ही होता है। पूंजीवाद के विस्तार के साथ साथ ये वर्ग भी बढ़ता है।
पूंजीपति वर्ग सीधे उसका शोषण करता है। दूसरी ओर किसानों का सीधा संघर्ष जमींदारों से होता है और जैसे जैसे पूंजीवाद फैलता है किसानों का वर्ग छिन्न भिन्न होता जाता है। गरीब किसान खेत मजदूरों की तरह मजदूरी करने पर मजबूर होते जाते हैं। धनी किसान खुद पूंजीपति बनते जाते हैं और मजदूरों को नौकर रखने लगते हैं। इसलिए पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए आवश्यक है कि इस मोर्चे की रीढ़, इस मोर्चे का नेता मजदूर वर्ग हो, परंतु मोर्चे की आवश्यकता मजदूर वर्ग को है। मोर्चे की आवश्यकता उसे इसलिए और भी अधिक है कि जब वो पूंजीपति वर्ग से संघर्ष करता है तब दूसरे वर्ग या तो मजदूर वर्ग की ओर झुकने लगते हैं या पूंजीपतियों की ओर। किसी वर्ग या समूह को मजदूर वर्ग के साथ ले आने का मतलब ये होता है कि पूंजीपतियों को उसकी मदद नहीं मिल पाती है। पूंजीवाद की एकाधिकारी अवस्था में आर्थिक और इसलिए राजनीतिक शक्ति दिनों दिन मुट्ठी भर अत्यधिक धनी गिरोहों के हाथ में केंद्रित होती जाती है। इसलिए इस अवस्था में मुख्य शत्रु के खिलाफ मजदूरों एवं दूसरे वर्गों का विशाल मोर्चा बनाना और भी आसान हो जाता है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 19वां भाग। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।